हमारे संविधान में हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और 1976 में हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी जोड़ दिया गया है। यानी समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हमारे संविधान का उद्देश्य बताया गया है। तो समाजवाद शब्द और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रश्न ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजवाद के संदर्भ में जो सामाजिक न्याय है इसका बहुत अधिक महत्व है। हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय समाज में सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू समाज के लिए तो सामाजिक न्याय का महत्व है ही। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज के संदर्भ में भी सामाजिक न्याय की बात की जा सकती है। और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक सब जगह सामाजिक न्याय जो है एक मुख्य मुद्दा है। लेकिन सामाजिक न्याय शब्द भी व्यापक अर्थ वाला है और इसका अर्थ भी हम सीमित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि हमारे देश में जो समाजवाद है, यानी कि जो कि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है और जिसकी शुरुआत नेहरू ने किया और जिसको कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है जिसको एक गति प्रदान किया, वह समाजवाद जो है उसमें सामाजिक न्याय प्रमुख है। बिना सामाजिक न्याय के हमारे यहाँ के समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर समाजवादी जो पार्टियां थीं, यानी सोशलिस्ट पार्टियां जो थीं, खास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, और सोशलिस्ट पार्टी ने वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ही काम किया। मुख्य नेतृत्व अंततः सोशलिस्ट पार्टी का राम मनोहर लोहिया को ही प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर सामाजिक न्याय जो है मुख्य मुद्दा बन जाता है। और सामाजिक न्याय का मतलब फिर जात पात की बात भी चल पड़ती है, जातिवाद की बात भी चल पड़ती है। और वहाँ फिर कम्युनिस्टों का जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो वहाँ मात खा जाती है। यही कारण है कि बंगाल में कम्युनिस्टों का राज हो गया, लेकिन वो आंदोलन जो है बिहार में भी थोड़ी गति प्राप्त कर पाया और फिर उत्तर प्रदेश में आके बिल्कुल फेल हो गया। तो कम्युनिस्टों को रोका सोशलिस्टों ने, और सोशलिस्टों ने रोका सामाजिक न्याय के नाम पर। और हमारे यहाँ सामाजिक न्याय का जो महत्व है वो समाजवाद का अभिन्न अंग इसलिए है कि हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, और जात व्यवस्था भी परत दर परत इतनी गहन जाति व्यवस्था है कि इस पर एक बहुत बड़ा शोध हो सकता है। और शोध खैर हुआ भी है, और किसी विदेशी विद्वान ने कहा है, यहाँ तक कि हमारे सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ाया भी जाता है कि जैसा जात पात हमारे देश में है ऐसा जात पात दुनिया में शायद और कहीं नहीं है। इसमें उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक अनेक जातियाँ, फिर उन जातियों का जो सामाजिक स्तर है और उस सामाजिक स्तर से प्रभावित होने वाला जो आर्थिक स्तर है, क्योंकि जो सामाजिक स्तर है वहाँ पर आर्थिक स्तर भी आ जाता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन वास्तव में जो ये सामाजिक और शैक्षणिक स्तर है इसका संबंध आर्थिक स्तर से भी जुड़ जाता है। जो मंडल आयोग की बात आई तो मंडल आयोग में यही कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं
उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले दलित वर्ग को तो संविधान की शुरुआत से ही आरक्षण प्रदान कर दिया गया था। तो हम ये भी देखते हैं कि समकालीन राजनीति में 1977 में जो राजनीतिक क्रांति हुई और 1989 ईस्वी में जो राजनीतिक क्रांति हुई, वास्तव में यह सामाजिक परिवर्तन की भी क्रांति थी और यह जो क्रांति थी ये सामाजिक न्याय की जीत थी। और दोनों ही बार 1977 में भी और 1989 में भी जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो दोनों ही बार जो है पिछड़े वर्ग और अगड़े वर्ग में लड़ाई भी शुरू हो गई। तो फिलहाल हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम समाजवाद की बात कर रहे हैं, हम समाजवाद के अर्थ की बात कर रहे हैं, समाजवादी होने का मतलब है क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम उस प्रकरण में जो है समाजवाद के प्रकरण में हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और हम समकालीन राजनीति की बात कर रहे हैं। तो हम 1990 ईस्वी के बाद की जो राजनीति है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 1990 ईस्वी में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, जब जनता दल की सरकार ने ये रिपोर्ट लागू की, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो देश में हलचल मच गई और सामाजिक उथल पुथल का एक बहुत बड़ा दौर चल पड़ा। और फिर उसी समय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। तो जो ये लड़ाई हुई इसको मंडल कमंडल की लड़ाई कहा गया। और ये समकालीन राजनीति जो है 1990 से शुरू होकर के आज 2020 है और ये 30 साल हम समकालीन राजनीति के मानते हैं और इसको हम ये मानते हैं कि मंडल कमंडल की लड़ाई का ही युग है। और इस संदर्भ में सबसे जो उल्लेखनीय तथ्य है कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पर्याय बन गए। जहां भारतीय जनता पार्टी एक ओर जो है धर्मनिरपेक्ष ढांचे को समाप्त करना चाहती थी और उसने राष्ट्रवाद का नाम दिया, तो उसने भारतीय राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद जो भी नाम दिया उसने, और उसने खुल करके सामाजिक न्याय का विरोध नहीं किया, लेकिन वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त करना और हिंदुत्व को बढ़ावा देना ये वास्तव में सामाजिक न्याय को समाप्त करने वाली ही बात थी। तो ये मंडल कमंडल की लड़ाई इसको कहा गया। और यहाँ पर सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वो लड़ाई अब भी जारी है, जो 1990 में शुरू हुई थी वो लड़ाई अब भी जारी है। और समकालीन राजनीति में जो सामाजिक न्याय है और धर्मनिरपेक्षता है एक दूसरे के पर्याय बन गए। अब इस संदर्भ में जो कांग्रेस की भूमिका है वह भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू में ही 1885 ईस्वी से अपनी स्थापना के समय से ही एक समन्वयवादी पार्टी रही थी और अब भी है। उसका स्वरूप वो अब भी बना हुआ है कि वो सभी विचारधाराओं को समन्वित करती है। कांग्रेस की जो पराजय हुई थी और जो कांग्रेस जो है कई राज्यों से खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से जो बेदखल हुई सत्ता से, तो उसमें मुख्य मुद्दा सामाजिक न्याय का ही था। तो अब कांग्रेस कहाँ खड़ी हो, लेकिन कांग्रेस समन्वयवादी पार्टी थी। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट जब वास्तव में जब लागू हुई, क्योंकि उसमें संवैधानिक जो अड़चनें आ गईं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो 1992 ईस्वी में उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, पीवी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उस समय जो है केंद्र सरकार ने अच्छी पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंडल आयोग लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। और 1993 ईस्वी में कांग्रेस सरकार की ओर से विधिवत अधिसूचना जारी की गई और जब केंद्र सरकार ने मंडल आयोग को लागू कर दिया तो धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसके अनुसार जो है 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदान किया गया। तो ठीक है कि कांग्रेस ने पहले मंडल आयोग को नहीं लागू किया था, लेकिन एक बार जब मंडल आयोग लागू हो गया तो कांग्रेस ने उसका विरोध भी नहीं किया। तो सामाजिक न्याय को क्रियान्वित करने में कांग्रेस ने योगदान दिया और उधर सामाजिक न्याय का विरोध करने के लिए भाजपा जो है वो उठ खड़ी हुई और पिछड़े वर्ग को ठगने के लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि उसने मंदिर आंदोलन का सहारा लिया, राम मंदिर आंदोलन का सहारा लिया और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। तो
जहां एक और कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई की प्रतीक बनी, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वह सामाजिक न्याय का विरोध करने वाली पार्टी के रूप में हमारे सामने उभरती है। और वो देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त करना, यानी कि जब भी सामाजिक न्याय समाप्त किया जाएगा, जब भी मानवतावादी चिंतन समाप्त किया जाएगा, जब भी समाजवाद पर प्रहार किया जाएगा, तो धर्म का आश्रय लिया जाएगा। और इस जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो आधुनिक युग में हमें जो ये मानवतावादी चिंतन मिला, और मानवतावादी चिंतन के आधार पर, आधुनिक विचारधारा के आधार पर जो इस लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, वह धर्मनिरपेक्ष चिंतन के आधार पर ही हुआ है। बिना धर्मनिरपेक्षता के हम आधुनिक चिंतन प्रारंभ ही नहीं कर सकते थे, और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के अनुसार ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, और बिना धर्मनिरपेक्षता के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में समाजवादी समाज की स्थापना में सामाजिक न्याय का जो है एक मुख्य स्थान है। और ये सामाजिक न्याय कैसे हो? ये सामाजिक न्याय राजनीति में भी होना चाहिए, ये प्रशासन में भी होना चाहिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी होना चाहिए, और आर्थिक अवसर भी जो हैं वो मिलने चाहिए। तो सामाजिक न्याय का भी बहुत व्यापक अर्थ है। चूँकि मैं इस वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक दो बिंदुओं पर ही प्रकाश डाल पाऊँगा कि समकालीन राजनीति में, यानी 1990 के बाद की जो राजनीति शुरू हुई, उसमें सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के पर्याय बन गए। जहाँ की इसमें जो उत्तर प्रदेश है, ये एक मुख्य गढ़ रहा राजनीति का, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिली। लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान देना होगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को मुलायम सिंह ने सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया, क्योंकि 1977 से ही पिछड़े वर्ग का विरोध कर रहे चंद्रशेखर के चंगुल में आ गए, क्योंकि चंद्रशेखर के नाम में भी समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ था। लेकिन समाजवादी नाम जुड़ जाने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। वास्तव में चंद्रशेखर जो है सामाजिक न्याय के सबसे बड़े विरोधी थे, पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े विरोधी थे समकालीन राजनीति में। और मुलायम सिंह उनके चक्कर में पड़ के, और उन्होंने सामाजिक न्याय के आंदोलन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाया। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी पार्टी का भी आगमन हुआ, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही थी। भाजपा का उदय हुआ तो आखिर में फिर सामाजिक न्याय की जो शक्तियाँ थीं वो बसपा की ओर खिसकीं। लेकिन सपा बसपा ये दोनों ही जो है भाजपा के हाथ में खेलने लगे। बसपा जो है 4 बार जो है वो भाजपा के सहयोग से सत्तारूढ़ हुई उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने सामाजिक लड़ाई को कमज़ोर किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि मैंने कहा, समकालीन राजनीति में एक दूसरे के पर्याय रहे। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं सपा बसपा, इन्होंने सदैव जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष मोर्चे का विरोध किया, और इन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी का साथ देने में ही अपनी वीरता समझी। मुलायम सिंह की राजनीति तो ऐसी मैंने देखा कि ये साल भर हर समय ये सीताराम येचुरी के साथ बैठकें करते रहते, धर्मनिरपेक्ष मोर्चे की बैठकें करते रहते। लेकिन जब ऐन मौके आते तो इन्होंने सदैव जो है वो धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को धोखा दिया। ये धर्मनिरपेक्ष मोर्चे में कब रहे? जब इनको रक्षा मंत्री बनना था उस समय सिर्फ रहे। और इसके बाद एक और प्रमाण मैं देता हूँ कि जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही ये मुख्यमंत्री बने। तो जो सपा के समर्थक ऐसा आरोप लगाते हैं मायावती पर कि मायावती ने बार बार भाजपा से समझौता किया, तो समझौता इन्होंने भी किया, और इन्होंने तो बहुत बड़ा धोखा दिया जो है धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को। जब 1999 में इन्होंने जो है वो धर्मनिरपेक्ष मोर्चे का साथ नहीं दिया है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ हुई। ठीक है कि जब 2004 में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई केंद्र में, तो 2004 से लेकर 2014 तक सपा बसपा प्रायः कांग्रेस का समर्थन करते रहे, लेकिन उस समर्थन का कोई मतलब नहीं था। वास्तव में जब अवसर पड़ा, जब वास्तव में ज़रूरत पड़ी, तो सपा बसपा ने जो है धर्मनिरपेक्ष मोर्चे का विरोध करने में ही अपनी वीरता दिखाई। और
सबसे ज़्यादा जो है देश में अगर सामाजिक न्याय के आंदोलन को अगर क्षति पहुंचाया है, और सामाजिक न्याय के आंदोलन को क्षति पहुंचाने का मतलब है समाजवाद को क्षति पहुंचाना, तो सपा बसपा नहीं पहुंचाई है, और दोनों में से कोई भी कम नहीं है। मुलायम और मायावती दोनों में से कोई भी कम नहीं है। एक समय था जब कांशीराम कहा करते थे कि कांग्रेस और भाजपा को कहा करते थे नागनाथ सापनाथ, लेकिन आज अगर वो होते तो वो शायद सपा बसपा को ही नागनाथ और सापनाथ कहते। तो कहने का अर्थ यह है कि समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद के संदर्भ में सामाजिक न्याय जो है ये एक मुख्य बिंदु है। सामाजिक न्याय के बिना हम समाजवाद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ठीक है कि सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जो है नौकरियां पाना ही नहीं होता है। अगर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और जिसको कि अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को उत्तर प्रदेश में जो है खेती का अधिकार मिला, किसानी का हक मिला, खेत पर अधिकार मिला, तो यह भी जो है एक सामाजिक न्याय था और यह भी समाजवाद का एक कदम था। तो ठीक है कि शुरुआती दौर में जब ये सामाजिक न्याय आंदोलन की लड़ाई चली या जब ये बात आगे बढ़ी, मंडल आयोग की बात आगे बढ़ी, तो कांग्रेस शुरू में शायद वहाँ पर साथ में नहीं थी, लेकिन बाद में जब मंडल आयोग लागू हो गया तो कांग्रेस ने सदैव मंडल आयोग का समर्थन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को कई जगह नेतृत्व प्रदान किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जहाँ की ये नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकी तो वहाँ इसको सफलता भी कम मिली। और 2000 ईस्वी में जब लालू की तीसरी बार सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल की, तो वो कांग्रेस के सहयोग से ही बनी थी। और आगे हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सामाजिक न्याय को लागू करेगी, तभी जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया जो समाजवादी समाज की जो संकल्पना का विचार था और जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था, तो वो चीज़ उसको सफलता तभी मिलेगी जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय को लागू करेगी। तो ये प्रकरण बहुत बड़ा है, मैंने संक्षेप में ही इसको बताने का जो है प्रयास किया है।